ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वेक्टर, इस वेक्टर चैप्टर के अंदर हम लोग ने 3D ज्योमेट्री देखा। 3D ज्योमेट्री के अंदर हमने तीन चीजें समझी जनरली यहाँ पे। उसमें से पहली चीज जो थी वो क्या थी, डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स जिसको हम क्या लेते थे, अल्फा, बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होता था कि अगर हम ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर हम बना लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और हमारी कोई एक लाइन है या कोई एक वेक्टर पोजीशन है, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर है, और इस लाइन का जो एंगल निकलता है एक्स एक्सिस के साथ में, उसको अल्फा लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ में उसको बीटा लेते हैं, और z एक्सिस के साथ में उसको गामा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो z एक्सिस है ये एक्चुअली पीछे के साइड है, लेकिन ये 3 डायमेंशन पे, यहाँ पे स्क्रीन 2 डायमेंशन का है, इसलिए दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपका जनरली हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और ये बैक साइड जा रहा है, जो कि हम इसको बोल सकते हैं लेंथ हो गया, हाइट हो गया, और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है, ब्रेथ साइड जा रहा है। तो वहां पर भी उस लाइन का एंगल निकलता है 3 डायमेंशन पे। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, किसी लाइन का, किसी पोजीशन वेक्टर का, किसी एक्सिस के साथ में, ठीक है। उसी तरीके से एक टर्म आया जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अब जैसे मैंने बताया था आप लोग को, डायरेक्शन कोसाइंस इसको शॉर्ट में डीसीएस करके लिखा जाता है। ये आपको बुक में कहीं कहीं देखने मिलेगा, डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और इसका जो इंडिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया था, तो इसको हम लोग एल एम एन से इंडिकेट करते हैं। और ये एल एम एन होता क्या है, तो ये होता है हमारा कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है, एन एन इज इक्वल टू कॉस गामा, यह गामा, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो जो भी डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, इसी एंगल्स को हम लोग कॉस के साथ लेते हुए हम इसको कोसाइंस बोल देते हैं। है तो वो डायरेक्शन एंगल्स ही, लेकिन वो कॉस के साथ में ले लिया गया है, इसीलिए उसको कोसाइंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यूज निकल के आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो जनरली हम इसको इंडिकेट करते हैं एबीसी के साथ, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसको डी आर क्या बोलते हैं, डीसी ए बोलते हैं या डी आर ए बोलते हैं, हाँ, डायरेक्शन रेशियो। ये देख लेना, कुछ तो इंडिकेशन है इसको, जैसे ऊपर डीसीएस लिखा हुआ है ना, तो वैसे इसको कुछ लिखते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो डी आर ए लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, डी आर ए होगा या फिर डी सी ए होगा, हाँ हाँ, डायरेक्शन सी ए होगा, ऐसा कुछ तो होगा। सो एनीवे, तो ये जो हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये हम लोग ए, बी और सी में इंडिकेट करते हैं। अब ये ए बी सी क्या है, जैसे हमारा जो हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, वो सिर्फ हमारा अल्फा बीटा गामा ही निकला है, लेकिन होता कैसा है, ये जो 3 डायमेंशन पे एक लाइन है, इस लाइन के साथ एंगल तो बन गया, इसके कोसाइंस भी हमने निकाल दिए, लेकिन इसको लिखते कैसे, ए इक्वल टू लेमड़ा एल कर देते हैं, लेमड़ा एल कर देते हैं, ठीक है। तो एल लैम्बडा मतलब क्या हो गया, मैं बोल सकता हूँ ये लैम्बडा इधर ही रहेगा जो कि कांस्टेंट है, ये एल जो है, जो कि हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है, वो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एल इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। वैसे ही मैं इधर लिख सकता हूँ बी इक्वल टू लैम्बडा एम, ठीक है। फिर वही चीज करूंगा, लैम्बडा इधर छोड़ दूंगा, बी अपॉन एम कर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा वाला भी ले लूंगा, तीसरा क्या है, सी इक्वल टू लैम्बडा एन, ठीक है। अब क्या करूंगा, लैम्बडा इधर छोड़ दूंगा, ठीक है, और सी अपॉन एन कर दूंगा। तो ये हमारा जनरली होता क्या है, ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है ऑलरेडी, कि हम लोग एलएमएन निकालते कैसे थे, एलएमएन निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू एबीसी, जैसे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा था, वैसे ही हमारा एल इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो में होता था ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता क्या है एबीसी, ये एक ऐसे रेशियोज होते हैं, जो रेशियो दिख रहा है आपको यहाँ पे,
जो डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में किसी दूसरे प्लेन में या लाइन में बना रहा होता है। ठीक है, एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग देखें, मैं बोलता हूँ लेट्स से ये हमारा एक प्लेन है, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक और हमारा इधर है, उसी के ठीक ऊपर सेकंड फ्लोर। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन जा रही है, 3 डायमेंशन पे जा रही है, सिर्फ चल के नहीं, हॉरिजॉन्टल पे नहीं जा रही है, वर्टिकली कोई एक मच्छर जो है ना वो उड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा लाइन, फिर हमारा ये एक दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई जा रहा है, तो इसके साथ और इसके साथ आपस में एक रेशियो में कुछ पार्ट आता है। ठीक है, अभी तक कैसा था, इसका एक्स वाई जेड एक्सिस एंगल निकाला था, कोसाइंस निकाला था, लेकिन अब इसके साथ में किसी दूसरे फ्लोर पे चल रहा है कोई चीज। ठीक है, और इन दोनों चीजों का हम लोग जब रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेन पे जब रेशियो निकालते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे एक लाइन है ये दूसरा लाइन है, उसका रेशियो निकालते थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों का लैम्बडा कांस्टेंट है, तीनों का सेम लैम्बडा है, तो तीनों को हम लोग लिख सकते हैं a/l इक्वल टू b/m इक्वल टू c/n। ठीक है ना, तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर तीनों को हम इक्वल में लिख देते हैं तो हम बोलेंगे कि ये चीजें क्या है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, जो कि इसका लैम्बडा कांस्टेंट है, और ये तीनों आपस में एक रेशियो में होते हैं, तो इसीलिए इसको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। क्वेश्चन के दौरान आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसा है और क्या है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्या है ये, डायरेक्शन एंगल क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, और डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट होते हैं। अगर एंगल पता होगा तो कोसाइंस निकाल सकते हैं, कोसाइंस अगर पता होगा तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा 3D ज्योमेट्री का पार्ट, जो अभी हमें काम आने वाला है आगे के कॉन्सेप्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन, चैप्टर लाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, फिर अभी देखते हैं हम आगे का इसके लाइन चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी सब लोग को अगर स्ट्रेट लाइन याद हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो लाइन चैप्टर बड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आएंगे 3D के, वो हम देखेंगे यहाँ पे। अभी पहले ये समझते हैं लाइन कैसा है, क्योंकि ये सब है ना कंबाइंड चैप्टर्स है, वेक्टर्स, 3D, लाइन एंड प्लेन। ठीक है, वेक्टर्स के हमें पोजीशन वेक्टर b बार माइनस a बार a b बार और पैरेललोग्राम और ये सब वेक्टर्स, कोप्लेनर, ये सब अगर वेक्टर्स का समझ में आ जाता है तो फिर हम 3D पे आ जाते हैं। ठीक है, वेक्टर्स तो अभी तक हमने पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। ठीक है, और फिर उसको समराइज हमें सीक्वेंस में लेना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट पार्ट मैं पहले करा रहा हूँ आपको, और फिर सबसे इजी वाला पार्ट बाद में कराऊंगा, क्योंकि वेक्टर्स शुरुआत से ही पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट लगने लगता है, इसलिए उसके आगे का पार्ट पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये कैसा है, हाँ, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था क्या क्या, एक देखा था 1 पॉइंट फॉर्म, याद होगा आप लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद देखा था 2 पॉइंट फॉर्म, इसके फॉर्मूला भी आपको याद हो सकते हैं, याद रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में देखा था क्या बोलते हैं, पैरेलल। फिर उसके बाद देखा था परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होगी जो इस स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर हमने देखा था। एक पॉइंट का एक लाइन के साथ डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, ये सब हमने किधर देखा था, स्ट्रेट लाइन में। यही सब चीज हम लोग लाइन के अंदर भी देखेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है, ये हमारा 2 डायमेंशनल था और ये हमारा 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो लाइन चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, अब इसको लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या देखने वाले हैं, वेक्टर, आप लोग बना देना इसको हेडिंग। पहली चीज लाइन चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर निकालते थे 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन बना के दिखाओ। ठीक है ना, वो बोलता था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, अगर ये एक स्लोप है और एक पॉइंट है तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो वैसे यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहा है। वेक्टर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन पे है। ठीक है, तो इसके कैसे कैसे कंडीशंस होंगे, तो इसके 2 टाइप्स होंगे, आप लोग यहीं पे लिख लो इसको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको नोट्स पे बना के दे रहा हूँ, और ये चैप्टर के अंदर हम क्या सीख रहे हैं उसका समरी भी बना के दे रहा हूँ।
ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसमें हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना होगा, उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है ये बता हुआ है, एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, एक और वेक्टर दिया रहेगा पैरेलल टू वेक्टर, ठीक है। पैरेलल टू वेक्टर, मेरा वेक्टर इधर नीचे लिखता हूं, पैरेलल टू वेक्टर, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर लिखा रहेगा आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। वेक्टर इक्वेशन का मतलब समझ जाइए, हम लाइन चैप्टर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालो और उसकी कंडीशन, पहला टाइप का क्वेश्चन है कि एक पॉइंट दिया जाएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया जाएगा और एक दूसरा वेक्टर दिया जाएगा और वो वेक्टर इस लाइन को पैरेलल होगा। सेम जैसा हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा है 12th में, स्ट्रेट लाइन 11th में था और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th में था। तो उसमें भी यही देता था कि पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल कंडीशन दी रहती थी, तो उस पैरेलल से हम स्लोप निकालते थे, ठीक है ना। तो एक ही पासिंग थ्रू पॉइंट देता था और एक स्लोप दे देता था पैरेलल कंडीशन के साथ, ठीक है, जो कि हमें दूसरे इक्वेशन से निकालना होता है। ओके, तो ये एक हमारा पॉइंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी यहीं पे लिख लो आप लोग। ये होता है आपका आर रिजल्टेंट, जो हमें निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको बोलते हैं आर बार या वेक्टर आर, ठीक है। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी बार, ठीक है। मैं इसी के नीचे इधर लिख देता हूँ कि ये चीजें क्या है। ये है आपका वो पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है। मुझे क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, आप जो भी है साथ में उनको दूर जाने के लिए। पासिंग थ्रू पॉइंट, साथ में ये ए बार जो है ये हमारा पासिंग थ्रू पॉइंट है। लैम्बडा जो है वो लैम्बडा ऐसे ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, वो ऐसे ही रहेगा। कोई एक वेक्टर होती है, स्केलर कोई एक नंबर होता है, ठीक है। उसको अभी हम नहीं देखेंगे, वो उसको वैसे ही रखेंगे, लैम्बडा की जगह लैम्बडा रखेंगे। बी बार क्या है हमारा? बी बार है हमारा वो पार्ट जो कि हमारा पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर इक्वेशन, पोजीशन वेक्टर, पैरेलल पोजीशन वेक्टर। आया समझ में? ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ए बार, और बोल रहे हैं कि ये पासिंग थ्रू इसी ए बार से पास होता है। तो हमें इस वाले लाइन का इक्वेशन बनाना है जो मैंने डॉटेड किया है, इसका हमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और यही लाइन जो बनने वाली है, जो इस पॉइंट से पास होती है, जिसका नाम ए बार है, यही पैरेलल है एक दूसरे लाइन के, और ये है दूसरी लाइन जिसका नाम है बी बार, ठीक है। तो पासिंग थ्रू ए बार है एंड वेक्टर बी बार। सभी को मेरी आवाज आ रही है? समृद्धि को आ रही है, और किसको आ रही है? श्रेय को भी आ रही है, तन्वी आपको आ रही है? ओके, अनुष्का आपको आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। फाइनली ये एक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, अनदर वेक्टर, ठीक है ना। ऐसा ये हो गया हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इसी के अंदर, उसमें भी हमें ये निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही निकालना है, लेकिन कंडीशन दूसरी है। मैं इसको दो नहीं लेता, इसको मैं लेता हूँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ, इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे में आ रहे हैं हम लोग, दूसरे टाइप के अंदर इसमें क्या दिया रहेगा, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा था, एक पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल टू कंडीशन होता था, स्लोप मिलता था, ठीक है। फिर दूसरे बार में कंडीशन में क्या होता था, 2 पॉइंट फॉर्म होता था, इसमें हमें स्लोप नहीं मिलता था, डायरेक्ट 2 पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है ना। तो वो 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए रहेंगे, तो आपको लिखा रहेगा सेम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है?
ये हमारा एक, इधर लेता हूँ डायग्राम, ये हमारा एक पॉइंट है ए बार, जहाँ से वो लाइन पास होगी। ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी बार, पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ से होगा। और लाइन हमारा जो है वो यहाँ से ही पास हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, ये भी हमारा ए बार पोजीशन वेक्टर है, बी बार पोजीशन वेक्टर है, हमें क्या निकालना है, वही निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। और कैसे निकालना है, तो देखो ये है ए बार प्लस लैम्बडा, यहाँ पे बी बार लिखते थे तो इसको बी बार माइनस ए बार करना है, ठीक है। जो ऊपर दिया है सेम वैसा ही है, बस सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर से माइनस करने के लिए बोला है, ठीक है। ग्राफ बेसिस पे और एल्जेब्रिक बेसिस पे फॉर्मूला समझ में आया, कैसा कंडीशन दिया रहेगा, क्या करना है हमें, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला है, ये पहला टाइप है, टाइप 1, ठीक है, जिसमें हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और दो अलग अलग कंडीशन दी है, पॉइंट एंड पैरेलल एंड 2 पॉइंट। तो हमें ये करना पड़ेगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अनुष्का आपको क्लियर है यहाँ तक? समृद्धि क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने टाइप 1 देख लिया, जिसमें हमें क्या निकालना था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा पार्ट, जिसमें टाइप 2 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइन चैप्टर का ही। और इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हमें बोला जा रहा है हमें वेक्टर इक्वेशन नहीं निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें ये निकालना है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है, ये भी हमारा दो तरीके से है। देखो, पहला दिया रहेगा इसमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पहला टाइप है। इसके अंदर क्या दिया रहेगा, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है। और एक पॉइंट जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं, x1 y1 z1, ठीक है, लाइन है ना, ये हमारा x1 y1 z1 है। और इसके साथ में हमें डायरेक्शन रेशियोज दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया आपका, ए बी और सी, जो होता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, 3D ज्योमेट्री वाला, ठीक है। हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो बनाना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वेक्टर इक्वेशन क्या था, वो डायरेक्शन में था, ठीक है। और वो वेक्टर इक्वेशन मतलब हम इसको बोलते थे पोजीशन वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आता था, रिजल्टेंट आता था। यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं आता, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कोई नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें इसको कैसे निकालना होता है, तो इसको हम लोग निकालते हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो आपको दिख रहा है ये x1 y1 z1 क्या है, जो हमें पॉइंट दिया गया है, abc क्या है, जो डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, ठीक है। और xyz क्या है, xyz जो इक्वेशन को बनाने में हेल्प करता है, किसी लाइन के इक्वेशन को बनाने में हेल्प करता है। आया समझ में? ठीक है। और इसको ग्राफिकली देखेंगे तो कैसा होगा, देखो इस चीज को समझो, यहाँ से आपको समझेगा। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन ये पॉइंट जो दिया है ना, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इससे पहले आपको ए बार बना के दिया था जिसको पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ठीक है। तो x1 y1 z1 जो ये एक पॉइंट है, जिसको मैं पोजीशन वेक्टर में लिखता था, a a बार इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर में लिखता था, लेकिन वो हमारा दूसरा पार्ट था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन था, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये हमारा x1 y1 z1 एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन रेशियोज मतलब कोई एक लाइन होती है,
उसके ऑलरेडी रेशियोज को डिफाइन कर दिया गया है कि यहाँ से भी हमारा एक इक्वेशन ही निकलने वाला है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनेगी, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में बनेगी, तो इसके अंदर पोजीशन नहीं होगी। जैसे बार बार लिखते थे ऊपर ए बार बी बार, वो सब लिखते थे, वो सब हमारा पोजीशन मतलब डायरेक्शन में नहीं होगी। ठीक है, कार्टेशियन में होगी। और कार्टेशियन आपको पता ही है डायरेक्ट होता है, वो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही डायरेक्ट निकलता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे बार बार ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और ये एबीसी जो मैं बता रहा हूँ, ये एबीसी किधर है, वो एबीसी इधर होता है। ये ऑलरेडी लाइन जो दी जाती है, ये डायरेक्शन रेशियो जो दिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, इस लाइन के साथ ऑलरेडी डिवाइड करने के बाद हमें एबीसी निकाल के दिया जाता है। ठीक है, तो एबीसी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं श्रेय एक जगह पे बैठे हैं, तन्वी एक जगह पे बैठे हैं, और उन दोनों को ऑलरेडी डिवाइड करके रेशियो बता दिया गया, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था। ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो होता था वो डायरेक्शन रेशियोज होते थे, जो ऑलरेडी डिफाइन करके दे दिए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एबीसी। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो इस गिवन लाइन के जो हमें इक्वेशन बनाना है जिसका, उसके साथ में ऑलरेडी रेशियो डिफाइन करके दे दिया गया। ठीक है, तो पैरेलल, ये चीज ध्यान में रखो, रिमेम्बरिंग पॉइंट पे टॉप पे डालना, कोई भी लाइन जब पैरेलल होती है ना, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैंने जैसे बोला ये श्रेय की लाइन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और लाइन बना लेता हूँ, लेट्स से ये मेरी लाइन है। ठीक है, और हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हमारे सेम होंगे, और क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल लाइन में रेशियो सेम होते हैं, जैसे हमने इधर किया था लैम्बडा इज इक्वल टू ए अपॉन एम, और वो सब है ना, ए अपॉन एल। ओके, यहाँ तक होने के बाद अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। ये था 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म तो सीधा है, एक आपको x1 y1 z1 ऐसे दिया रहेगा, और एक आपको x2 y2 और z2 दिया रहेगा। ठीक है ना, अभी आप लोग बताएंगे मुझे, अगर हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट फॉर्म आता था, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? यस, तो जनरली क्या होता है, वो एक लाइन में आपने बता दिया। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2। ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस x1, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इसको z लिखता हूँ, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। ठीक है, और इधर ही लिख देता हूँ x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, नीचे का आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको x2 माइनस x1 लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेम यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, फिर y2 माइनस का। अब जैसे कि फॉर्मूला इन्होंने बताया तन्वी ने, इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे प्रॉपर ब्रैकेट बना देवे, और जैसा उन्होंने बोला कि x माइनस x1 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, इधर उधर शिफ्टिंग कर सकते हैं, आया समझ में? ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म जैसा ही हो गया ये आपका, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। बस मैंने इस बार इसको आगे पीछे लिखा है। ठीक है, आगे पीछे का मतलब है यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट ये है, यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड ये आया समझ में? ठीक है, कैसे भी रख सकते हैं आप, बट यहाँ पे ये जो x1 y1 और z1 जो है, ये क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, और ये x2 y2 z2 ये क्या है आपका, ये आपका थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसमें एबीसी नहीं दिया आपको, डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिया, डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे 2 पॉइंट फॉर्म बना दिया इसमें, और ऊपर क्या बना था, 1 पॉइंट दिया था और 1 डायरेक्शन रेशियो दिया था, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला यूज किया। यही आपका कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये है आपका
कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो वही हमें एक्स वाई और जेड के टर्म्स में लाना है। इवन आपको सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूला में जाके वैल्यूज को ही पुट करना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पहला टाइप देखा लाइन का, उसके अंदर वेक्टर इक्वेशन है लाइन का, और दूसरा वाला जो टाइप देख रहे हैं टाइप 2, इसमें कार्टेशियन इक्वेशन है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। ओके, तो ये दो थे, और दोनों में डिफरेंस कैसे पता चल रहा था? वहां पे आपको वेक्टर इक्वेशन के लिए आपको इक्वेशन देता था, और एक मतलब एक पोजीशन वेक्टर देता था, और उसके साथ में आपको बोलता था पैरेलल है, या फिर 2 पॉइंट देता था, और उसमें लिखा रहता था डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर कि आपको निकालना क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है कि वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो जो निकालने बोलेगा हमें बस उसके अंदर उसको डालना है फॉर्मूला में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? देखो किसी के पीछे बैकग्राउंड में ना न्यूज चल रहा है, तो आप अपनी साइड से म्यूट कर दो तो आवाज नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गए हमारे दो टाइप जो लाइन चैप्टर के अंदर है, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग और भी हैं इसके अंदर, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, और स्क्यू लाइंस बता देता हूँ पहले मैं, मतलब इस लाइन चैप्टर के अंदर और क्या है, टाइप 3 एंड 4 और है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 से हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आता है आगे स्क्यू लाइंस, जो मैंने आपको अभी बोला स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, और ये कोई एक दूसरा प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अंदर एक लाइन है, इस प्लेन के अंदर भी एक लाइन है, ठीक है। ये दोनों प्लेन के अंदर जो अलग अलग जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन दो अगर मतलब दो अलग अलग लाइन है, दोनों पैरेलल है, लेकिन अगर कोई ऊपर से देखेगा, ठीक है, लेट्स से ये फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं, ये सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं, और ये जो फ्लोर्स हैं ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अगर ये कोई ऐसा देखेगा थर्ड फ्लोर से खड़े होकर अगर कोई देखेगा तो उनको लगेगा दोनों पैरेलल चल रहे हैं, राइट ना। तो ये जो दो लाइंस है दो अलग अलग प्लेन में है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या, दो सेम लाइन होती हैं लेकिन दो अलग अलग प्लेन में होती है। प्लेन का मतलब हो गया एक अलग, ये पूरा एक अलग प्लेन है और ये पूरा एक अलग प्लेन है, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस तो पता चल गया आपको होता क्या है, स्क्यू लाइंस क्यों बोला जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि दो अलग अलग जो लाइन है वो दो अलग अलग प्लेन में है, ठीक है, ऐसा। तो अभी इस स्क्यू लाइंस के अंदर हमें क्या करना है, स्क्यू लाइंस के अंदर हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये स्क्यू लाइंस टॉपिक नहीं है, ये स्क्यू लाइंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि स्क्यू लाइंस होता क्या है, ठीक है। इसका जो हेडिंग है, हेडिंग आप डालो वहां पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जो इसका हेडिंग है जिसको मैं टाइप 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 क्या था बताओ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। टाइप 2 क्या था, यस, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। और टाइप 3 है जो स्क्यू लाइंस को बिलोंग करता है। स्क्यू लाइंस इसका जस्ट एक हम बोल सकते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखना पड़ा। स्क्यू लाइंस क्या होती है कि दो अलग प्लेन में अगर लाइंस होती है तो वो लाइंस, ठीक है। और डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। उसमें ये जो डिस्टेंस निकालना है तो पहला है ये वाला स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा, और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाला जाएगा,
ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कैसी हो सकती हैं, सेम प्लेन में भी हो सकती हैं या दो डिफरेंट प्लेन में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, लेट्स से ये लाइन 1 है और मैं इधर एक बना देता हूँ, ये लाइन 2 है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर स्काई के अंदर प्लेन्स उड़ते रहते हैं, एरोप्लेन्स। ठीक है ना, स्काई रेपर नहीं बोलते इसको, एरोप्लेन्स बोलते हैं। एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या है, AERO। ठीक है, एरोप्लेन्स उड़ते रहते हैं। तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, एक एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, दिख रहा है इस तरीके से जाते हुए। ठीक है ना, इस तरीके से जाते हुए दिख रहा है, और दूसरा प्लेन भी जा रहा है और वो भी इसी के नीचे दिख रहा है आपको एग्जैक्टली। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो दोनों अलग अलग प्लेन में है, लेकिन हमें पैरेलल दिखता है। हमें लगता है कि टकरा जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन वो टकराएगा नहीं, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में है। तो वो जो अलग अलग प्लेन है, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक ऐसे जा रहा है और एक दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग नहीं कर रहा है। ये हमारा प्लेन 1 है अलग हाइट से, और ये प्लेन 2 है ये अलग हाइट से। प्लेन आपको समझ में आ रहा है ना, वेक्टर वाला प्लेन। ठीक है, अलग सर अलग मतलब एक अलग रेंज पे जा रहा है नीचे। ठीक है, तो ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेन 1 का इस प्लेन 2 के साथ में डिस्टेंस निकालते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जबकि ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस निकल रहा है। ठीक है, तो स्क्यू लाइन क्यों बोला जा रहा है कि दो अलग अलग प्लेन में है। समझ में आया। ठीक है, और अगर पैरेलल बोला जाएगा तो पैरेलल अलग हो जाएगा। पैरेलल कैसा हो जाएगा, वही लाइन ऐसे जा रही है, जो कि कोइंसिडेंट जैसी दिखेगी, लेकिन ये एक ऐसे है और फिर दूसरी ऐसे ही जा रही है, इसी के ऊपर से जा रही है। ठीक है, तो वो पैरेलल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लेन 1 है और यहाँ पर भी प्लेन 2 है, तो वो नीचे से जा रही है, तो वो पैरेलल लाइन जैसा डिस्टेंस दिखेगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये स्क्यू लाइन जैसा है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेन है, तो हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ता है कि क्या इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। तो उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइन के बेसिस पे इसका मतलब निकालो, डिस्टेंस निकालो। समझ में आ गया होगा आई होप सो। ठीक है ना, व्हाट इज स्क्यू लाइंस का डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो स्क्यू लाइंस इज लाइक वो पैरेलल नहीं है, लेकिन दो अलग अलग प्लेन में है। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, वो दो अलग अलग प्लेन में भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, तो आप लोग ये डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके, इसका फॉर्मूला बाद में लिखा हूँ मैं। अब क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इन टू कंडीशन इन स्क्यू लाइंस एंड इन पैरेलल लाइंस, ये हमारा टाइप 3 है। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, ये हमारा टाइप 1 एंड 2 है। यहाँ तक क्लियर अच्छे से। ये हमारा लाइन चैप्टर है, ये अभी हम लोग करने वाले हैं। बोलो। लैम्बडा एक स्केलर कांस्टेंट होता है। ये एक लैम्बडा एक स्केलर कांस्टेंट होता है, जो हम लोग इधर लिख रहे हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। ठीक है, तो ये जो लैम्बडा है एक स्केलर मल्टीपल है, एक पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट हो गया, प्रैक्टिकली समझते हैं, एक पॉइंट हो गया और ये एक लाइन हो गया। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, ठीक है, वो कितना रेशियो हो सकता है, कितना मतलब क्या वैल्यूज हो सकता है। अभी अगर मैं इसको एक अपने पेपर पे ले रहा हूँ तो वो एक पर्टिकुलर है, लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्काई में लेता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर एक रेंज रहेगा कि इतना तो डिफरेंस होना ही चाहिए, प्लेन 1 में और प्लेन 2 में। ठीक है, तो वो प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के अंदर जो पर्टिकुलर डिफरेंस सेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टी। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेन 1 जो है और प्लेन 2 जो है, ठीक है, ये प्लेन 1 मैंने बना दिया यहाँ पे, ओके, और ये प्लेन 2 मैंने बना दिया। जरूरी नहीं ना कि हर बार वो प्लेन जो उड़ेगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही उड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है वो, लेकिन इसी प्लेन के अंदर रहेगा वो। ठीक है, और ये प्लेन 1 जो है यहाँ पर भी वो ऐसे ही चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये इसी प्लेन के अंदर रहेगा, तो हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसी प्लेन के अंदर ही रहने वाला है, इससे अपने जो डिग्रीज एंगल्स वगैरह जो वो ज्यादा चेंज नहीं कर सकता, उसी प्लेन के अंदर ही रहेगा। राइट, तो ये जो रेशियो है इनके बीच का, दैट इज कॉल्ड ये लैम्बडा कांस्टेंट होता है। क्लियर अच्छे से, ओके।
अब देखो बड़े इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। हम 4 फॉर्मूला है हमारे, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ठीक है। देन दूसरा है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, जब दो वेक्टर्स दिए रहेंगे, दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, ठीक है। दिस इज फॉर 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। इसमें 1 पॉइंट है एंड पैरेलल कंडीशन, और इसमें 2 पॉइंट है, इसमें कोई पैरेलल कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे हो गए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए। और फिर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अलग है, जो कि बड़ा इजी है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। ये है 1 पॉइंट फॉर्म के लिए, 1 पॉइंट दिया रहेगा और साथ में डायरेक्शन रेशियो दिए रहेंगे, ठीक है। मैं DRA लिख रहा हूँ, पता नहीं DC होता शायद, कुछ तो होता है, ओके। और फिर 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट में x माइनस x1 अपॉन, इसको मैं x2 माइनस x1 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो x1 के नीचे x1 दिखेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। इन शॉर्ट कर दिया मैंने ये चारों। दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो मेरा अभी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी दूसरे जो लेक्चर, ये 45 मिनट्स हो गए इसके, 40 मिनट्स के आसपास, तो मैं अभी दूसरा स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या रिटर्न में ले लो, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है।